के लिए लगाए तो लाइव नमस्कार, दिखा देना। आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चर्चा की जाए 166 दिन के आंदोलन की आगामी रूपरेखा और अब तक की अपडेट, साथ ही साथ आगामी योजनाओं पर चर्चा किया जाए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जो साथी जुड़े उनसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करते जाएं, जिससे अधिक से अधिक साथियों तक हमारी बात पहुंच सके और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को शुरू किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहां होंगे सुरक्षित होंगे। हम लोगों का तो दिन रात सब खुले आसमान के नीचे ऐसे ही बीत रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन भाइयों की तपस्या में आपके घर की खुशियां छुपी हैं और जल्द से जल्द इनकी तपस्या सफल हो और आप सभी के घर खुशियां आएँ, ऐसी कामना के साथ मैं आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। और चलिए लोग जुड़ते रहेंगे, बात शुरू की जाए। साथियों देखिए, 166 दिन का संघर्ष पूरा हो चुका है और इको गार्डन के अंदर से निकला हुआ ये संघर्ष आज इको गार्डन की सड़कों पर है और जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये हैं कि हमारे मामले में 2 महत्वपूर्ण मीटिंग हो चुकी हैं और शासन ने निर्णय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उस निर्णय से कब अवगत कराया जाएगा, कौन सा दिन चुनेगी ये सरकार, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और हम लोग जानकारी भी लेना चाहते हैं तो ये नहीं बताया जा रहा है कि कब ये दिन आएगा। बाकी उनका कहना है कि आप लोग जो डिमांड हो आपकी उसको आप हम तक दे दीजिए, हम उसको जो है देखेंगे कि उसमें हम क्या और आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अपडेट ये है, जानकारी ये दी जा रही है कि सरकार ने ये तय किया है अपनी मीटिंग में कि उन्हें क्या करना है और क्या किस मामले से किस तरीके से हम सबका भला करना है और ये कार्य बहुत जल्द होने जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन जब तक धरातल पर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तब तक कोई ढिलाई बरतना समझदारी का काम नहीं है। इसलिए हम सभी लोग डटे हुए हैं और बराबर यहाँ पर एलआईयू के माध्यम से रिपोर्ट जा रही है और तो और कई अब जो है भाजपा के जो उनके खुद के एलआईयू हैं सरकार के, वो लोग भी आते हैं, कई वरिष्ठ अधिकारी आते हैं जो केंद्र से संबंध हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की रिपोर्ट जो है अपने उच्च अधिकारियों और शासन प्रशासन तक जहाँ उनको सौंपना है वो सौंप रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कोई चीज़ लिखित में या सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हो जाती तब तक हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि हमारा भला हो चुका है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सरकार ने आपके लिए रास्ता निकाल लिया है, बस आप लोगों के जो सुझाव हैं वो लिए जा रहे हैं, वो आप लोग उपलब्ध करा दीजिए कि ऐसा ना हो कि कुछ छूटे और जिससे फिर से विवाद की स्थिति बचे। तो उन सब चीज़ों पे आपको अपनी राय देनी है वो आप दे दीजिए। तो जितने भाई जुड़ रहे हैं, जितने लोग अपना प्यार आशीर्वाद नमस्कार भेज रहे हैं, आप सभी को बहुत सारा नमस्कार प्रणाम। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब जो है एक बार वीडियो को लगकर शेयर कर दें, जिससे हमारे अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच सके। देखिए, लोग मजाक बनाएंगे, लोग आपके संघर्ष की बुराई करेंगे, लोग आपसे लड़ेंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन आपको इन आंदोलनकारियों से एक सीख लेनी है कि जब इरादे मजबूत हों, हौसला हो और कुछ कर गुजरने की जिद हो तो कोई भी रास्ता दुर्गम नहीं होता है। ये हमारे साथियों ने करके दिखाया है। पिछले 166 दिन से जो संघर्ष चल रहा है, किसी ने सोचा नहीं था कि जो आंदोलनकारी कभी 66 घंटे नहीं बैठे थे, आज वो 166 दिन का संघर्ष कैसे पूरा कर गए। ये सब हमारे साथ के जो ये तपस्वी लोग हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के ये तय किया कि नहीं, इस लड़ाई को जीतना ही जीतना है, उन सभी के तपोबल से, उन सभी के सामर्थ्य से, उन सभी के साहस से, उन सभी के धैर्य से ये सब संभव हो रहा है कि यह आंदोलन आज 166 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण कर गया है और आज तक इस पर कोई आक्षेप नहीं लगा, किसी पार्टी विशेष का होने का आक्षेप नहीं लगा, किसी पार्टी विशेष के धन से चलने वाला आंदोलन नहीं घोषित हुआ और तो और इस आंदोलन की जो शुचिता है वो बनी रही। इसलिए आप सभी लोगों को समझना है इस बात को कि हो सकता है कि हमें कल सफलता मिल जाए, लेकिन आपकी अंतरात्मा एक बार जरूर पूछेगी कि जब आपके कुछ साथी
अपना सब कुछ छोड़ के इको गार्डन के बाहर सड़कों पर आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? ये सवाल आपसे आपकी अंतरात्मा आज नहीं तो कल जरूर पूछेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग घरों से निकलिए, आइए, यहाँ पर देखिए कैसे ये संघर्ष चल रहा है और कैसे असंभव से लग रहे कार्य को आज हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी मातृस्वरूपा बहनों ने कैसे इसको बिल्कुल सफलता के एकदम नज़दीक पहुंचा दिया है। आप सभी लोगों का इंतज़ार है, आप सभी लोग आइए, आप सभी लोगों के साथ मिलकर हम ये लड़ाई जीतना चाहते हैं। और मैं एक अपील आप सभी से करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी असहमति हो सकती है, हमारे आपस में मनमुटाव हो सकते हैं, हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ सकते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम आप दुश्मन हैं। हम आप दुश्मन नहीं हो सकते, हम आप भाई हैं। हम आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मतभेद होंगे, किसी बात पे हम आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका कभी ये मतलब मत निकालिए कि हम आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम सभी का उद्देश्य एक है कि इस लड़ाई को जीतना ही है, चाहे वो कोर्ट के रास्ते मिलती, चाहे आंदोलन के रास्ते मिल रही हो। हमें सहर्ष एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और इस बात का एहसास कराना चाहिए कि हम सभी एक हैं। क्योंकि सदियों से, कई पीढ़ियों से हमारी जो ये संततियाँ रही हैं, उनको गुलाम बनाया रखा गया, उनको आडंबरों में फंसाया रखा गया, उनको जात जात में बांटा गया। उस सब से उबरने का वक्त है, उन सब से आगे निकलकर सोचने का वक्त है कि अगर हम पढ़े लिखे होकर भी अपनी नौकरी के लिए अगर एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ कर पाएं। लोग इस बात पे विचार जरूर करेंगे कि जब कुछ मतवाले लोग अपना सब कुछ कुर्बान करके लखनऊ की सड़कों पर अपने हक की, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोग उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप इस बात को मेरी आप रिकॉर्ड करके रखिए, सेव करके रखिए कि जिस दिन ये आंदोलन सफ़र ख़त्म होगा, उस दिन आपकी अंतरात्मा आपको खुद धिक्कारेगी कि जब मौका था तो आप अपने ही लोगों को गालियां दे रहे थे। लेकिन अभी भी वक्त है, सारी बातों को पीछे छोड़ दीजिए। जिनके भले का आप दावा करते हैं, जिनके भले की बात आप फेसबुक पर लिखते हैं, उनके भले के लिए आंदोलन में आइए। ये आंदोलन आप सबका है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ के लोगों का व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। आप यकीन मानिए, आपको उतनी ही खुशी होगी जितना नौकरी मिलने की बात खुशी होती है। पहले हम लोगों को लगता था कि कभी ऐसा भी दिन आ जाता था कि 2, 4, 6 लोग ही बचते थे आंदोलन में। आज ऐसा दिन आ गया है कि यहाँ पर लोगों को ये कहना पड़ता है कि काफ़ी दिन आपको आया हुआ हो गया, आप कुछ दिन के लिए घर चले जाइए, 2-3 दिन के लिए घर चले जाइए, फिर चले जाइए। लेकिन कोई जाना ही नहीं चाहता। तो जो साथी हमारे अभी भी घरों में रह गए, किसी कारणवश नहीं आ पाए, या किसी को लगता है कि नहीं फला व्यक्ति वहाँ जब तक है मैं नहीं जा सकता, तो मैं कहता हूँ कि आपको किसान आंदोलन से सीखने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन में 42 किसान संगठन थे, जिनकी अलग अलग मांगे थी, अलग अलग विचारधारा थी, अलग अलग नेता थे, अलग अलग गुट थे, अलग अलग संगठन थे, लेकिन सबका उद्देश्य एक था कि तीनों काले कृषि कानून वापस करना ही करना है। इसलिए वो सभी अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी, अलग अलग संगठनों के होते हुए भी, अलग अलग लीडरशिप में होते हुए भी इकट्ठा हुए। मैं कह रहा हूँ जिसको लगता है कि ये लीडरशिप गलत है, यहाँ के लोगों के साथ वो नहीं खड़े हो सकते, मैं कह रहा हूँ आप आइए, अपने लोगों के साथ आइए। आप उस बैनर के नीचे मत बैठिए, आप अपना अलग बैनर लगाइए, आप बैठिए, लेकिन आप घरों से निकलिए। अगर आप घरों में बैठे रह जाएंगे और घरों से एक दूसरे का विश्लेषण करते रह जाएंगे तो समय निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिसको लगता है कि वो हम लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, वो इको गार्डन में बहुत जगह है। जिस सड़क पे हम बैठ के आंदोलन कर रहे हैं वहाँ बहुत स्पेस है। आप आइए, अपना झंडा बैनर लीजिए, अपना एक नेतृत्वकर्ता अगुआ ले आइए, उसके साथ बैठिए, लेकिन बैठिए। मैं कह रहा हूँ आप अपनी मांगों को लेके आइए, उसको मांगों में जो है आप कंबाइंड मांगे दीजिए। जब वहाँ पे लोग आए तो आप 2-2 ज्ञापन दीजिए उनको, लेकिन आप दीजिए। लेकिन आप इस बात को गंभीरता को समझिए कि जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अगर सोच रहे हैं कि आपके घर बैठे फेसबुक पर लिख देने से, फेसबुक पर आंदोलन करने वाले लोगों को उल्टा सीधा लिख देने से नौकरी मिल जाएगी, तो इस दिवा स्वप्न से हमें बहुत जल्द बाहर निकलने की ज़रूरत है। वरना हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर लिखने लायक बचेंगे और समय निकल जाएगा। हमारे पास गिने हुए दिन हैं। इन गिने चुने दिनों में अगर हम कुछ कर पाएँ तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आज पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आज सत्ता में भागीदार लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मेरी इस बात को सेव करके रखिएगा, याद करके रखिएगा कि एक बार चुनाव निकल गया तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा।
न्यायालय की स्थिति क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है कि कल मैराथन सुनवाई के बाद, इतने लंबे सुनवाई के बाद जब ऑर्डर में एक लाइन आपके लिए मेंशन नहीं किया गया, उसके बहुत कुछ मायने हैं। जो समझदार लोग हैं, जो कोर्ट के तहत कचहरी की बात समझते हैं, वो समझ जाएंगे। कम से कम हमारे वकीलों का कंटेंशन तो उस ऑर्डर में मेंशन होना ही चाहिए था कि क्या बात वहाँ हुई, क्या वहाँ कोर्ट में बहस हुई, एडवोकेट जनरल ने क्या बोला, हमारे वकील ने क्या बोला। किसी का कंटेंशन लिखने की जहमत नहीं उठाई कोर्ट ने। आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है, खेल कितना बड़ा है। इसको समझने की आपको जरूरत है कि क्या उन 52 मिनट में एक भी शब्द हमारे वकील या सरकारी वकील के मुंह से नहीं निकला जो उस ऑर्डर में लिखा जा सकता था। ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे कोर्ट में डेट आई और नंबर नहीं आ पाया और जज के सामने वकीलों ने प्रेयर किया कि आज हमारा नंबर नहीं आया और इसको लिस्ट कर दीजिए, और उन्होंने लिस्ट करने का ऑर्डर भी दिया। तो कब का दिया? आप सोचिए, क्या बीच में छुट्टियां हैं, क्या कोर्ट बंद है, क्या कोई और अड़चन है, क्या कोई इतना इंपॉर्टेंट मुकदमा है कि आरक्षण के मुद्दे को सुना नहीं जा सकता था? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में डेट क्यों फेंकी गई? कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, जब सारे वकील मौजूद थे, वहां पर ऑर्डर नहीं लिखवाया गया। जज के चैम्बर में जाके वहां से ऑर्डर लिखा जा रहा है और उसमें सिर्फ ये लिखा जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आप इसको लिस्ट कर दीजिए। अगर आप भावनाओं में बहकर नहीं सोच रहे हैं, अगर आप किसी के ब्रेन वॉश में नहीं फैले हैं, फंसे हैं, अगर किसी ने आपको दिमागी संतुलन नहीं बिगाड़ दिया है, अगर आपके अंदर जरा भी तर्क करने और सोचने समझने की क्षमता है, तो इन सारी साजिशों पर आपकी बरबस निगाह पहुंच जाएगी। आप न चाहकर भी इस पे फैसला ले पाएंगे। लेकिन आप सोचिए, आपको समझने की जरूरत है कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी षड्यंत्रकारी नीतियां क्यों हो रही हैं। क्या 52 मिनट 53 मिनट की सुनवाई में क्या ऐसा नहीं था कि हमारे वकील या सरकारी, चलो मैं कह रहा हूँ हमारे वकील का नहीं लिखा जाता, क्या सरकारी जो एडवोकेट जनरल थे, क्या उनकी एक भी बात नहीं नोट की जा सकती थी ऑर्डर में? पूर्व में आप ऑर्डर पढ़िए, जब भी बहस होती है तो उसमें कितने हिस्से हमारे उसमें ऑर्डर में आते थे जो बहस होती थी, क्यों नहीं लिखा गया? ताकि जो अगली डेट आए उस दिन जो जज जो है इसको सुने, तो वो पुनः वो पिछली डेट से ही शुरू करे, ना कि जो डेट अभी हाल में निकली है। यानी वो शुरू से फिर मामला सुनना शुरू करे। आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो हमें समय मिले, तो जज कहते कि मामला क्या है, आप फिर से सुनाइए। फिर जैसे पूरी महाभारत पूरी हो, ये हो जाए कि आज का एपिसोड खत्म हो गया है, अगली डेट पे आप आइए, फिर 1 महीने बाद की डेट दे दी जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि अखबारों में आप देख रहे होंगे, और जो हम लोगों को जानकारी है वो ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना। तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी डेट दिसंबर के तीसरे हफ्ते में लग जाती है और एडवोकेट जनरल अगर प्रेजेंट होते हैं, पूरी महाभारत दोबारा सुनी जाती है और ये कह दिया जाता है कि अगली डेट पे आइए, अगली डेट पर हम आपका देखेंगे, अगली डेट पर हम फाइनल बहस के लिए इसको करेंगे। आपकी रिकॉल जो है करेक्शन एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, तो इस पे हम आगे बहस करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सोच के देखिए, तब भी आपके पास क्या बचता है? आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, सरकार चुनाव में व्यस्त हो जाएगी, एडवोकेट जनरल अगली डेट पे कह देंगे कि सर मिलॉर्ड चुनाव है और अधिकारी जो है सब जो है व्यस्त हैं और हमको एक डेट और दी जाए। फिर आपके पास क्या बचेगा? फिर चुनाव के बाद आपके पास क्या बचेगा वो मैं बता रहा हूँ आपके पास। एक बार सरकार इस मामले को चुनाव खींच लेगी। चूँकि क्या है कि हमारे लोगों में भूलने की, बहुत जल्दी भूलने की आदत है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे बताता है कि हम 3 महीने बाद अपनी परेशानियों को जो दूसरे द्वारा दी जाती है उसको हम भूलने लगते हैं। ये दुनिया का सर्वे, मैं अपना सर्वे नहीं बता रहा, ये दुनिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका सर्वे है कि भारत के लोग 3 महीने बाद दूसरों द्वारा दी गई समस्या को भूलने लगते हैं। तो 3 महीने बाद भूलने की जो क्षमता हमारी है उसमें होगा क्या? एक बार चुनाव निकल गया तो सरकार सिंगल बेंच में लड़ेगी, फिर डीबी में थर्ड पार्टी और हमको फंसा के तमाशा देखेगी, और डबल बेंच में जाके स्टेटस को करवा लेगी कि या मिलॉर्ड इतने सारे शिक्षक एक बार में बाहर चले जाएंगे अगर, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और न्यायालय में क्या स्थिति है, उनको स्टेटस को होने में कितनी समस्या है, कितना अड़चन है कि कोई उनको रोक पाएगा स्टेटस को करवाने से, ये आपको अच्छी तरह से पता है। डीबी में मामला जाएगा और सरकार यही कह देगी आप यथास्थिति बनाए रखिए, कोर्ट भी कह देगी यथास्थिति बनाए रखिए, बाकी सुनवाई चलते रहने दीजिए। तो आराम से वो वेतन लेंगे, आपकी सुनवाई होती रहेगी, डेट पर डेट मिलती रहेगी, लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। डीबी में साल 1.5 साल निकल जाएंगे,
उसके बाद जो भी पक्ष हारेगा वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। इन सारी बातों को मैं किसी भावावेश में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात पिछले दिसंबर से कह रहा हूँ कि जो भी करना है, अगर सरकार को घुटने टेकना है तो वो सिंगल बेंच में ही टेक देगी, वो भी चुनाव के पहले। अगर सरकार को टेकना होगा तो अगर वो सिंगल बेंच में टेक देगी। मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जिनको, हालांकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम लोगों का रास्ता गलत है। मैंने उन लोगों से भी बात बोली है और पिछले दिसंबर से बोली है कि अगर नौकरी लेनी है तो सिंगल बेंच में ही सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक बार ये मामला हाथ से निकल गया, चुनाव निकल गया, तो फिर आप सर पटक के रह जाएंगे, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ और जो अधिकारियों से बातचीत हुई है उनका भी यही कहना है कि तुम लोगों का जो होना है वो चुनाव के पहले हो जाना चाहिए। अगर चुनाव निकल गया तो हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है, हम इसको डीबी में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, फिर जो होगा, जिसकी सरकार होगी, जो होगा वो अपना देखेगा, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो यही हैं कि हम लोगों के बारे में फैसला लिया जा चुका है, हम लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं, हम लोगों की आपत्तियाँ मांगी जा रही हैं कि अगर कुछ संशोधन करना हो तो उसको भी उसमें जो रास्ता निकाला गया है उसमें शामिल कर लिया जाए। अभी भी उस रास्ते में गुंजाइश है, ऐसी जानकारियां हम लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन चूंकि सरकार है, इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन करना भी उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों को दबाव बना के रखना है। लाठी, मुकदमा, गाली, चोट, ये सब हम लोगों ने झेल लिया है। बस आप सब लोगों को सिर्फ अपना शारीरिक सहयोग देना है, यहाँ पर इतना संख्या बल बना के रखना है कि इनको पीछे हटने का मौका ना मिले। सिर्फ आपको इतना करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग समझेंगे। मैं अपने हर वीडियो के बाद आपसे कहता हूँ कि आप सिर्फ जब भी वीडियो देखा करिए, जब भी किसी का लाइव सुनिए, तो 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन लॉक करके इस बात पर ज़रूर विचार किया करिए कि इस आंदोलन की सफलता में क्या छिपा है और असफलता में क्या छिपा है। इन 2 बातों का फ़र्क आप जिस दिन कर लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले हमारे तमाम जो साथी यहाँ पर आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, किन किन हालातों में रहते हैं, उन सब से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। उन सब की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और ये हमारे साथ प्रधान जी हैं, बहुत ही समर्पित साथी भाई, और पहले दिन से ही इस आंदोलन में मैंने जितने लोगों को देखा है उनमें ये नाम, ये चेहरा मुझे हमेशा याद रहा है। हमेशा साथ खड़े रहे, कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग अकेले हैं, कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। और ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे साथी हैं डॉक्टर कुलदीप पटेल, ये भी आंदोलन के पहले दिन से ही साथ खड़े रहने वाले साथी हैं। बगल में आपको दिख रहे होंगे, ये नवनीत कुमार हैं, हमारे छोटे भाई, और इनका भी सहयोग लगातार बना है। और मैं ये नवनीत हमारे उन सब लोगों के लिए उदाहरण है जिनको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ओबीसी भाइयों की बात होती है। तो नवनीत उसका एक उदाहरण है। नवनीत पहले दिन से बने हैं और मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी मीटिंग में जाता हूँ, किसी भी नेता, मंत्री, विधायक से मैं मिलने जाता हूँ, तो मेरे सामने अगर किसी का चेहरा रहे न रहे, लेकिन नवनीत का चेहरा मेरे सामने ज़रूर रहता है, हमेशा रहता है। इस बात को लेकर रहता है कि नवनीत को इस बात का भरोसा है कि हमारे भाइयों के रहते हमारा अहित नहीं होगा। तो मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग समाज के लिए जीने वाले लोग हैं, समाज के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाले लोग हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी नवनीत के लिए हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हो कि जितने साथी आपके हैं, मुझे इतना यकीन है इन लोगों के ऊपर, ये सारे लोग नवनीत के लिए खड़े हो जाएंगे अगर नवनीत का कहीं अहित हुआ तो। ये आपके नवनीत के पीछे अनिल कुमार दिख रहे हैं। अनिल ऐसे साथी हैं हमारे जो काम करने में यकीन रखते हैं। इसमें से कितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आंदोलन के पहले दिन से लगातार यहाँ पर बने रहते हैं और कभी भी न बिना किसी श्रेय की होड़ के, न फोटो, न कुछ, सिर्फ एक धुन है कि इस आंदोलन को जीतना है, किसी भी कीमत पर जीतना है। पीछे आपको अनिल के पीछे दिख रहे हैं हमारे मुकेश पटेल भाई, बाराबंकी से हैं, बहुत ही समर्पित साथी, हमेशा एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाले, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले भाई। इन सब की तारीफ़ों के लिए
इतने शब्द नहीं हैं कि इनको जो है उसमें समेटा जा सके। ये इस आंदोलन के दिखने में सबसे छोटे लेकिन बहुत मजबूत और गंभीर इरादों वाले हमारे अवनीश भाई, कौन सा जिला है, बागी बलिया से क्रांतिकारी। ये हमारे अनिकेत भाई हैं, बहुत ही जुझारू साथी, और जब से मैं इनको देख रहा हूँ और रोज़ मैं आता हूँ इस उम्मीद में आता हूँ कि अनिकेत हैं कि नहीं, तो अनिकेत हमको दिख जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए हमारे सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये रामदयाल भाई पहले दिन से बिना किसी होड़ के, बिना किसी कंपटीशन के, सिर्फ एक धुन में कि नहीं, बगैर जीते घर वापस नहीं जाना है। और इन सभी साथियों की मेहनत है, हिम्मत है, काबिलियत है कि ये सभी लोग जो है इनके दम पे ये आंदोलन जिंदा है। ये पीछे देखिए इस आंदोलन के हमारे भीम, पांडवों के भीम हैं हमारे शैलेंद्र भाई। पहले दिन से आज ये लोग घर जाने का सोच रहे थे, मुझसे कहने लगे कि घर चले जाएं, और मैं चूँकि इनको पहले दिन से देख रहा हूँ और कभी इन्होंने कहा नहीं घर जाने के लिए, तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा कि ठीक है चले जाओ, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को दिमाग में आया तो इन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि भैया नहीं जाएंगे। तो ऐसे साथियों के दम पे चल रहा है। नवलेश सो गए क्या? नवलेश नहीं, दादी की तबीयत हमारे नवलेश की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नवलेश भाई जो पहले दिन से यहाँ की आवाज़ बने हुए हैं, उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो घर जाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया। हालांकि मैंने कह भी दिया था कि आप चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना विचार बदल दिया कि नहीं जाऊँगा। और ये अब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये लोग जाना चाहें तो शैलेंद्र भाई चले जाइए। नवलेश को हो सकता है कि दादी जी को देख आएँ एक बार। कह रहे हैं आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करती है। और ये हमारे वीर भाई, बहुत ही जुझारू साथी, हमारे छोटे भाई हैं हमारे। और इन्होंने जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो एक हिम्मत दी मुझे याद है वो दिन जब हम लोग SCRT पे खड़े थे और ये कह रहे थे कि ये आंदोलन शुरू हुआ है और इस आंदोलन को हम लोग तब ख़त्म करेंगे जब हम लोग इस आंदोलन को जीत जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि अगर इस आंदोलन में कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरा साथ देने को तैयार हो जाए तो इस आंदोलन को हम लोग तब ख़त्म करेंगे जब हम लोग इसको जीत जाएंगे। तो मेरे भाई का सबसे पहले हाथ उठा था और उन्हें खड़े होकर मुझसे ये बात बोली थी कि भैया मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आंदोलन जब तक आप खड़े रहेंगे यहाँ पे, मैं अगर कोई नहीं बचेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और आपने देखा होगा कि हमारे इस भाई ने कहीं भी बिना डरे बिना दबे पूरे समाज की आवाज़ को पूरे दमदारी से उठाया है, चाहे वो BJP कार्यालय रहा हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह का आवास रहा हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य का घेराव रहा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कार्यक्रम रहा हो, जब केशव प्रसाद मौर्य की आंख में आंख मिलाकर हमारे वीरेंद्र भाई ने ये कह दिया हो कि 4 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, कब मिलेगा न्याय। तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और मुझे गर्व है कि मेरे साथ ऐसे भाई भी हैं। और ज़्यादा कितना कहा जाए, और भाई हमारा इमोशनल भी हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहेंगे। हमारे भाई वीरेंद्र भाई का चेहरा देखकर ही हमारे भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दिल में कितनी तमन्ना है, कितना प्यार है, इस धरने से कितना मोहब्बत है, इनके चेहरे से ही साफ झलक रहा है। भाइयों, इनका मनोबल गिरने मत देना, जरूर आना और धरने को सफल बनाना। और ये और भी साथी हैं, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कम से कम हमारे आंदोलन के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, इनके बारे में लोग जानें। ये हमारे अशोक भाई हैं, एटा से हैं। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं देखता रहता हूँ कि अशोक हमारे जहाँ भी रहते हैं एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, और बिना किसी श्रेय के। आप कितने लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक पर इनको देखते भी नहीं होंगे। ये चुपचाप अपना काम करने वाले लोग हैं, जिनको इस बात में यकीन है कि उनका काम क्या है उनको पता है, उनको नौकरी की ज़रूरत है, उनको इस आंदोलन को जीतना है। वो अपना उद्देश्य उनको पता है, उस उद्देश्य की पूर्ति में लोग लगे रहते हैं। फालतू की लाइव, फालतू के कमेंट, फालतू के पोस्ट, इन सब से बहुत दूर हमारा ये भाई कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा रहता है। मुझे गर्व है इन सभी भाइयों पर अपने। और ये हमारा गौतम पटेल भाई, ये दुबले पतले आपको भले दिख रहे होंगे, लेकिन इतने मजबूत हैं
कि हजरतगंज की पूरी कोतवाली आज इनके चर्चे करती है कि बहुत मजबूत इरादे वाले लोग हैं आप लोगों के साथ में। गौतम हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे भाई हैं जो पहले दिन से ही, जब भी आंदोलन शुरू हुआ पहले दिन से लगातार साथ खड़े रहे, पूरी मजबूती से खड़े रहे और ये एहसास दिलाया कि ये आंदोलन बगैर जीत के समाप्त नहीं होगा। तो इन भाइयों के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही है। और ये आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे प्रेम सुख भाई, और ये पूरे आंदोलन के जितने हमारे साथी हैं उन सभी के लिए सभी को हंसाने का काम करते रहते हैं। इनकी बातें चूँकि ये जौनपुर से हैं और थोड़ा सा ठेठ भाषा में यकीन रखते हैं और एक दूसरे को हंसाते रहते हैं। और जब मैं अस्पताल में था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो प्रेम सुख भाई थे जो मुझे बीमारी की हालत में भी हंसा देते थे और इतने प्यार से और इतने तरीके से चीज़ें जो है खिला देते थे। जब मैं कुछ नहीं खा पा रहा था तो ये अपने तरीके से वो ना चाहकर भी मुझे कुछ ना कुछ खिला देते थे, जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा जल्दी ठीक हुआ। और ये हमारे भाई हैं क्योंकि आज ये मुझे लग रहा है कि कितने दिन हुए आपको आए हुए? धरने के 100वें दिन आए थे और कुछ अपने निजी कारणों में व्यस्त रहे, दुर्भाग्य रहा, लेकिन फिर से मैं इस धरने की आप लोगों कौन से ये नाम जिला जो हार बनाए हैं उसको मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए और आखिरी किल ठोकने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और मैं बलिया जिला से सुनील कुमार यादव। और ये आप देख रहे हैं हमारे आंदोलन के साथी हैं और ये भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी बात अपने भाइयों तक रखें। नमस्कार भाइयों, मैं बिजनौर से, जिला बिजनौर, और आरक्षण की लड़ाई में अपने भाइयों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। समय समय पर आता रहता हूँ और मैं आप लोगों से भी यही तो बात कहूँगा कि आप लोग धरने में आएँ और अपना समय दें, क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों की नहीं है। जितने लोग हम यहाँ इको गार्डन में, ये आप सबकी लड़ाई है और पूरे समाज की लड़ाई है। और आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी हम लड़ रहे हैं। आपको आना चाहिए।